नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद थोड़ा मुश्किल लगे लेकिन बेहद ज़रूरी है। कल्पना कीजिए, किसी परिवार के सदस्य का निधन हो जाता है और वो अपनी बचत डाकघर की योजनाओं में छोड़ जाते हैं। अब परिवार उस पैसे पर दावा करने जाता है, हाथ में उनकी वसीयत लेकर, और उन्हें जवाब मिलता है, माफ़ कीजिए, हम इसके आधार पर भुगतान नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही आम और सच कहूं तो दिल दुखाने वाली स्थिति है। उस मुश्किल घड़ी में जब कोई अपने प्रियजन को खो चुका होता है तो ऐसी कानूनी अड़चनें उन्हें और भी परेशान कर देती हैं। उन्हें लगता है कि भाई हमारे अपने ही पैसे के लिए हमें क्यों दौड़ाया जा रहा है। बिल्कुल। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो दो दस्तावेजों के बीच के फर्क को साफ करते हैं। एक है वसीयत यानी विल, और दूसरा है वसीयत का प्रोबेट यानी प्रोबेट ऑफ विल। सुनने में ये दोनों एक ही चीज के हिस्से लगते हैं, लेकिन डाकघर के नियमों के हिसाब से इनमें जमीन आसमान का फर्क है। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस फर्क को आसान भाषा में समझा जाए। हम ये जानेंगे कि क्यों एक दस्तावेज जो मृतक की अंतिम इच्छा है उसे केवल एक कागज का टुकड़ा मान लिया जाता है, और क्यों दूसरा दस्तावेज जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं उसे ही अंतिम कानूनी सबूत माना जाता है। चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। तो सबसे पहले वसीयत को ही समझते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि वसीयत एक लिखा हुआ दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति ये बताता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का क्या होगा, किसे क्या मिलेगा। इससे ज्यादा सीधा और क्या हो सकता है। सतह पर तो ये बहुत ही सीधा लगता है। ये एक व्यक्ति की अपनी मेहनत की कमाई और संपत्ति के बारे में उसकी अंतिम इच्छा है। एक तरह से ये उनकी आवाज है उनके जाने के बाद। इसमें भावनाएं होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं और अपने परिवार के लिए एक योजना होती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये इरादा जब डाकघर के काउंटर पर पहुंचता है तो इसकी कीमत क्या रह जाती है। हमारे स्रोत में एक उदाहरण है। मान लीजिए श्री ए ने एक वसीयत लिखी कि उनके आरडी और एमआईएस खाते का सारा पैसा उनकी बेटी को मिलना चाहिए। सब कुछ साफ साफ लिखा है। उनकी मृत्यु के बाद बेटी वही वसीयत लेकर डाकघर जाती है, ये सोचकर कि प्रक्रिया सीधी होगी। पर होता क्या है? डाकघर उसे सीधे सीधे मना कर देगा, और यहीं से असली परेशानी शुरू होती है। बेटी को लगेगा कि ये तो सरासर अन्याय है, ये मेरे पिता की आखिरी इच्छा है और एक सरकारी संस्था इसका सम्मान क्यों नहीं कर रही। लेकिन यहां हमें डाकघर के नजरिए से सोचना होगा। उनके लिए वो वसीयत सिर्फ एक इरादा है, कोई कानूनी सबूत नहीं। बिल्कुल कोई कानूनी सबूत नहीं। इरादा और सबूत, ये एक बड़ा फर्क है। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? आखिरकार वसीयत तो एक कानूनी दस्तावेज ही मानी जाती है, फिर डाकघर उसे सबूत क्यों नहीं मानता? क्या उनके नियम बाकी कानूनी व्यवस्था से अलग हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डाकघर एक ऐसी संस्था है जो जनता के पैसे की रखवाली कर रही है। वो किसी के इरादे पर भरोसा करके भुगतान नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत बड़े जोखिम हैं। सोचिए, अगर उन्होंने श्री ए की बेटी को पैसे दे दिए और 6 महीने बाद श्री ए का बेटा एक दूसरी वसीयत लेकर आ जाए जो बाद की तारीख की हो और जिसमें सब कुछ उसके नाम लिखा हो। हाँ, ये तो एक बड़ा मुद्दा है। क्या असल में ऐसे मामले होते हैं जहां एक से ज्यादा वसीयत सामने आती हैं? ये सुनने में तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, पर क्या ये आम बात है? ये फिल्मों जितना नाटकीय नहीं होता, लेकिन पारिवारिक संपत्ति विवादों में ये बिल्कुल होता है। वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। कोई ये भी दावा कर सकता है कि वसीयत दबाव में लिखवाई गई थी, या जब वसीयत लिखी गई तब व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अगर डाकघर ने सिर्फ पहली वसीयत देखकर पैसे दे दिए तो वो एक बड़े कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। हाँ, समझ गई। बिल्कुल फंस जाएंगे। उन्हें दूसरे दावेदार को भी भुगतान करना पड़ सकता है, इसीलिए वे इस जोखिम से खुद को बचाते हैं। समझ गई। तो डाकघर का कहना है कि आपकी भावनाएं और आपके पिता की इच्छा अपनी जगह है, लेकिन हमें एक ऐसा दस्तावेज चाहिए जिस पर कोई सवाल न उठा सके। वे अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, जो कि स्वाभाविक है। बिल्कुल, वे एक ऐसा दस्तावेज चाहते हैं जो ये साबित करे कि इस वसीयत की प्रामाणिकता की जांच हो चुकी है। और अकेली वसीयत ये साबित नहीं करती, वो सिर्फ एक दावा है जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो हम श्री ए की बेटी की कहानी पर अटके हुए हैं। वो अपने पिता की वसीयत लेकर डाकघर गई और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। ये तो बहुत निराशाजनक स्थिति है। तो फिर इसका हल क्या है? जाहिर है कोई तो तरीका होगा जिससे वो अपना हक पा सके। यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का जिक्र करते हैं, प्रोबेट। चलिए इसे समझते हैं कि ये क्या है। प्रोबेट शब्द भले ही जटिल लगे, लेकिन इसका काम बहुत सरल और महत्वपूर्ण है। प्रोबेट असल में
अदालत का एक सर्टिफिकेट है। ये एक सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। जब वसीयत को अदालत में पेश किया जाता है, अदालत पूरी जांच पड़ताल के बाद उस वसीयत पर अपनी मोहर लगाती है और यही मोहरबंद दस्तावेज प्रोबेट कहलाता है। तो ये सिर्फ एक मोहर नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया का नतीजा है। स्रोत बताते हैं कि ये प्रोबेट 3 बहुत जरूरी बातों की गारंटी देता है। तो अदालत क्या क्या जांचती है? मेरा मतलब है, क्या वो सिर्फ ये देखते हैं कि दस्तखत असली हैं या और भी कुछ होता है? हाँ, ये सिर्फ दस्तखत की जांच से कहीं ज्यादा है। अदालत 3 मुख्य चीजों की पुष्टि करती है। पहली, कि वसीयत वास्तविक जेन्युइन है। इसका मतलब है कि ये जाली नहीं है। इस पर सच में मृतक के ही हस्ताक्षर हैं और ये उनकी आखिरी और अंतिम वसीयत है। अदालत ये सुनिश्चित करती है कि इसके बाद कोई और वैध वसीयत तो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो पहली जांच हो गई कि दस्तावेज असली है। इसके बाद दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण जांच ये है कि वसीयत कानूनी रूप से वैध है, लीगली वैलिड है। हर वसीयत को बनाने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि उस पर कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। गवाहों ने वसीयत करने वाले को हस्ताक्षर करते हुए देखा हो और एक दूसरे को भी हस्ताक्षर करते हुए देखा हो। साथ ही ये भी देखा जाता है कि वसीयत लिखते समय व्यक्ति होशो हवास में था, मानसिक रूप से स्वस्थ था और किसी के दबाव में आकर तो ये फैसला नहीं ले रहा था। अच्छा, तो ये प्रक्रिया की वैधता की जांच है। और मुझे लगता है असली मुश्किल तो ये साबित करने में आती होगी कि जो पैसा मांग रहा है वही सही इंसान है। क्या अदालत इसकी भी पुष्टि करती है? बिल्कुल, यही तीसरा और सबसे अहम बिंदु है। अदालत ये प्रमाणित करती है कि जो व्यक्ति वसीयत के आधार पर दावा कर रहा है वो सही मायने में अधिकृत, राइटफुली ऑथराइज्ड, यानी वही असली लाभार्थी है जिसका जिक्र वसीयत में है और उसे ही संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। अदालत उसकी पहचान की पुष्टि करती है। वाह! तो प्रोबेट मिलते ही डाकघर की सारी चिंताएं ही खत्म हो जाती हैं। वसीयत असली है या नहीं, कानूनी तौर पर सही है या नहीं, दावेदार सही है या नहीं, ये सारा सिर दर्द अब अदालत का है। डाकघर को बस अदालत का सर्टिफिकेट देखना है और भुगतान कर देना है। आपने एकदम सही पकड़ा। जैसे ही प्रोबेट पेश किया जाता है, सारी जिम्मेदारी अदालत पर चली जाती है। डाकघर के लिए प्रोबेट एक सुरक्षा कवच की तरह है। अब ये भुगतान एक व्यक्तिगत इच्छा पर नहीं, बल्कि एक न्यायिक आदेश के पालन में किया जा रहा है। अब उन्हें भविष्य के किसी भी विवाद का डर नहीं रहता। तो चलिए अब श्री ए की बेटी की कहानी पूरी करते हैं। पहले वो सिर्फ वसीयत लेकर गई थी जिसे मना कर दिया गया। अब अगर वो अदालत जाकर उसी वसीयत का प्रोबेट बनवा लेती है और फिर डाकघर जाती है तो क्या होगा? अब सब कुछ बदल जाएगा। जैसे ही वो प्रोबेट प्रस्तुत करती हैं, डाकघर के कर्मचारी बिना किसी सवाल के उसके दावे को स्वीकार कर लेंगे। वो कानूनी रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। प्रोबेट ने उस निजी इरादे को एक सार्वजनिक और निर्विवाद कानूनी सबूत में बदल दिया है। जो कागज पहले सिर्फ एक इच्छा थी, अब वह एक अधिकार बन गया है। ये तो समझ आ गया कि प्रोबेट जरूरी है, पर यह बनता कैसे है? क्या ये एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है? हमारे सुनने वालों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर उन्हें कभी इसकी जरूरत पड़े तो उन्हें कहाँ से शुरू करना होगा? यह एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। देखिए, प्रोबेट पाने के लिए वसीयत के निष्पादक, एक्सक्यूटर या किसी लाभार्थी को जिला अदालत में याचिका दायर करनी होती है। उन्हें मूल वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र और कुछ अन्य दस्तावेज जमा करने होते हैं। अदालत फिर एक सार्वजनिक नोटिस जारी करती है ताकि अगर किसी को उस वसीयत से कोई आपत्ति हो तो वो सामने आ सके। अच्छा, तो इसमें पारदर्शिता भी है। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई आपत्ति नहीं आती तो अदालत गवाहों के बयान और अन्य सबूतों की जांच करके प्रोबेट जारी कर देती है। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, कुछ महीनों से लेकर साल भर या उससे ज्यादा भी। ये मामले की जटिलता पर निर्भर करता है। और हाँ, इसमें कोर्ट फीस और वकील का खर्च भी शामिल होता है, जो संपत्ति के मूल्य पर आधारित होता है। तो ये न तो बहुत सस्ता है और न ही बहुत तेज, लेकिन ये कानूनी रूप से सबसे पक्का रास्ता है। तो ये एक निवेश की तरह है, समय और पैसे का निवेश, ताकि आपको आपका कानूनी हक मिल सके। लेकिन एक सवाल और है, क्या प्रोबेट हमेशा जरूरी होता है? मान लीजिए किसी के खाते में बहुत कम पैसे हैं, सिर्फ 5 या 10 हजार रुपए। क्या इतनी छोटी रकम के लिए भी इस पूरी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? ये एक और बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है हमेशा नहीं। कई वित्तीय संस्थान, जिनमें डाकघर भी शामिल हैं, एक निश्चित सीमा तक की राशि के लिए प्रक्रिया को सरल बनाते हैं।
अगर दावा की हुई राशि बहुत कम है तो वे प्रोबेट की बजाय एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड, इंडेमनिटी बॉन्ड या श्योरिटी के साथ एक हल्फनामे के आधार पर भुगतान कर सकते हैं। एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड क्या होता है? ये मूल रूप से एक कानूनी समझौता है जिसमें दावेदार ये वचन देता है कि अगर भविष्य में कोई और सही दावेदार सामने आता है तो वो प्राप्त की गई राशि उसे लौटा देगा और संस्था को किसी भी नुकसान से बचाएगा। ये छोटे दावों के लिए एक व्यावहारिक समाधान है ताकि लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं में ना फंसना पड़े। लेकिन ये सीमा हर संस्था में अलग अलग हो सकती है और बड़ी रकम के लिए प्रोबेट अनिवार्य ही रहता है। तो इस सारी जानकारी को अगर हम समेटना चाहें तो डाकघर के नजरिए से वसीयत और प्रोबेट में मुख्य अंतर क्या है, जिसे हमारे सुनने वाले आसानी से याद रख सकें। हमारे स्रोत इसे बहुत ही साफ तरीके से बताते हैं। इसे ऐसे समझें, वसीयत बराबर इरादे का एक बयान, इसका नतीजा। डाकघर के दावों के लिए ये कानूनी रूप से मान्य सबूत नहीं है। और इसके ठीक उलट, वसीयत का प्रोबेट बराबर अदालत द्वारा जांचा परखा और सत्यापित कानूनी सबूत, इसका नतीजा। वसीयत पर आधारित दावों के निपटान के लिए ये अनिवार्य और अंतिम दस्तावेज है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया। सारा खेल इरादे और कानूनी प्रमाणीकरण का है ना? वसीयत एक व्यक्तिगत घोषणा है जिसमें भावनाएं हो सकती हैं, इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन जब तक उसे कानून की कसौटी पर परखा ना जाए तब तक वो सिर्फ एक दावा है। जबकि दूसरी तरफ प्रोबेट है, उसमें कोई भावना नहीं होती, वो बस एक ठप्पा है, कोर्ट का ठप्पा, जो कहता है सब कुछ चेक कर लिया गया है, आप पैसा दे सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस जैसी संस्था के लिए यही ठप्पा सब कुछ है। वे इसी पर भरोसा करते हैं, भावनाओं पर नहीं। तो आज के इस चर्चा से जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है वो ये है कि वित्तीय मामलों में और खासकर विरासत से जुड़े दावों में सिर्फ अपनी इच्छा को कागज पर लिख देना ही काफी नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। ये पहला कदम है, अंतिम नहीं। उस इच्छा को एक कानूनी प्रक्रिया से गुजारकर एक ऐसा मान्य सबूत बनाना पड़ता है जिसे कोई चुनौती न दे सके। प्रोबेट ठीक यही काम करता है। ये इरादे को अधिकार में बदलता है। ये सुनिश्चित करता है कि मृतक की इच्छा का सम्मान तो हो, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो व्यवस्थित हो, कानूनी रूप से सही हो और सभी पक्षों, विशेष रूप से भुगतान करने वाली संस्था के हितों की भी रक्षा करता हो। और ये चर्चा एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, जो सिर्फ डाकघर या वसीयत तक ही सीमित नहीं है। वो क्या? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि व्यक्तिगत इरादे और कानूनी प्रक्रिया के बीच का ये जो फर्क है, ये जीवन के और किन पहलुओं पर लागू होता है। कहाँ-कहाँ एक सादा वादा या इरादे का बयान कानूनी रूप से अधिकार के पुख्ता सबूत से बिल्कुल अलग होता है। ये व्यापार के सौदों में हो सकता है, निजी कर्ज के लेन देन में हो सकता है, या किसी भी समझौते में हो सकता है। ये सोचना दिलचस्प है कि हम कितनी बार इरादे को ही अधिकार मानकर गलती कर बैठते हैं।